चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पूरा 11th-12th का सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास जो है वो है प्रतिष्ठा बैच की क्लास, बिकॉज इसमें हम लोग क्लास 12th का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग इससे पहले सॉलिड्स चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी एक क्लास ले ली है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सॉलिड्स किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व किस तरह से होते हैं, एंड उससे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें हमने 11th में भी पढ़ी थी। तो मैंने आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो सॉल्यूशंस चैप्टर की क्लास नंबर 2 है। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे क्लासेस को देख रहे हैं एंड उनको क्लास का रिटन मटेरियल चाहिए या पीडीएफ चाहिए या फिर उनको टेस्ट चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए, एंड ग्रुप ज्वाइन करिए। उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम पे और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी सो दैट आपको वहां पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 प्रतिष्ठा बैच, चैप्टर आपका चल रहा है सॉल्यूशंस, एंड सॉल्यूशन चैप्टर का आज क्लास जो है बच्चों आपकी वो है सेकंड लेक्चर है आज इसका। तो हम लोग आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं जो टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा था लास्ट क्लास में। एंड स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया था कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर, है ना, हमने डिस्कस किया था। तो पोलर सॉल्यूट का हमने एग्जांपल NaCl लिया था जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। उसको मैंने आपको समझाया था कि NaCl जो है वो पानी के अंदर जाते ही डिसोसिएट हो जाता है Na+ एंड Cl- में, जिसको कि Na+ को भी और Cl- को भी हर तरफ से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अच्छे से उसको सराउंड कर लेते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है बच्चों वो इस तरह से होता है ना। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम को इस तरह से सराउंड किया जाता है कि ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट जो है वो इसकी तरफ आए, लाइक दिस। एंड हाइड्रोजन जो है वो अवे रहता है। इतना मैंने आपको समझा दिया था। एंड सिमिलरली फॉर क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मुझे आपको दो टर्म्स समझाने हैं। वो दो टर्म्स क्या हैं? एक टर्म है हमारा लैटिस एनर्जी, एंड दूसरा टर्म है स्टूडेंट जो आपको समझना है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन दोनों स्टूडेंट्स, इनमें यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या रिलेशन होना चाहिए उसको हम समझते हैं। क्या है एक्चुअली NaCl का क्रिस्टल अगर आप डिसॉल्व करते हैं वाटर में, क्रिस्टल लैटिस किससे बना हुआ है? आयन से बना हुआ है, कैटायन एंड एनायन से। तो क्रिस्टल के अंदर होते हैं बहुत सारे आयंस, ठीक है, बहुत सारे आयंस होते हैं। तो स्टूडेंट, जब कोई क्रिस्टल आयंस में डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है, तो हम कहते हैं उसको ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी लगती है उसको ब्रेक करने में उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी, बिकॉज हमने इसका क्रिस्टल लैटिस ब्रेक किया है। मतलब अगर हम किसी चीज का लैटिस, किसी क्रिस्टल का लैटिस ब्रेक कर रहे हैं तो हमें उसके लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो होता क्या है, लैटिस एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो हम कौन सी एनर्जी लगा रहे हैं? क्रिस्टल को आयंस में डिसोसिएट करने के लिए लैटिस एनर्जी। तो ये एनर्जी क्या है बच्चों? एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि मतलब हम एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं ना उसको ब्रेक करने के लिए। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक लैटिस और रिलीज आयंस
फ्रॉम क्रिस्टल। तो मतलब कि जो लैटिस एनर्जी है वो होती है रिलीज। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। अब बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी की। तो स्टूडेंट्स, जब ये आयंस पानी के अंदर जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं और इनको पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स अच्छे से सराउंड कर लेते हैं, उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं हर जगह से, तो उसको कहा जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेट कर देना, हाइड्रेट मतलब उसको अच्छे से वाटर से अच्छे से उसको कवर कर देना। तो हाइड्रेशन हो जाता है जब आयंस का वाटर मॉलिक्यूल्स उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो हाइड्रेशन के टाइम पे बच्चों एनर्जी रिलीज होती है। आप अगर देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सर्फ लेना, आप लोग जिस भी सॉल्यूशन, जिस भी सोप से आप लोग, डिटर्जेंट से आप क्लोथ्स वॉश करते हो, उसको लेना हाथ में अच्छे से एंड उसको भर करके पानी में अपना हाथ जो है वो डिप कर देना। एंड व्हाट विल यू नोटिस, उसकी ऑब्जर्व करना, क्या आपको फील होगा जब आपने वो डिटर्जेंट हाथ में लिया और उसको पानी में आपने अपने हाथ को डाल दिया, तो जब उसके कांटेक्ट में वाटर आएगा, उस डिटर्जेंट के कांटेक्ट में, तो आपको आपके हाथ में गरम गरम फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि उस डिटर्जेंट में से हीट रिलीज हो रही है। वो हीट होती है हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब जब भी कोई सब्सटेंस, हम कहीं कुछ भी सब्सटेंस, एसिड, बेस या सॉल्ट्स या कोई भी केमिकल कंपाउंड वाटर में जाने के बाद जब हीट रिलीज करता है तो उसे कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब वो हाइड्रेट हो चुका है। एंड स्टूडेंट्स, जब ये Na+ एंड Cl- पानी से हाइड्रेट होते हैं तो ये भी एनर्जी रिलीज करते हैं। उसको लिख लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी? एनर्जी रिलीज्ड when water surrounds the ions of क्रिस्टल या फिर सॉल्ट। जो उसमें से आयंस निकले हैं, जब उसको वाटर सराउंड करता है तो वो एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो बच्चों, यहाँ पे अब पॉइंट ये उठता है कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो एनर्जी है, इनमें से क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, क्या चीज कम होनी चाहिए। देखो, जब तक लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस ब्रेक नहीं होगा, जब तक उसको एनर्जी सप्लाई नहीं करी जाएगी। मतलब जो एनर्जी को रिक्वायर्ड है NaCl को, जब तक वो आप एनर्जी नहीं दोगे तब तक Na+ और Cl- नहीं निकलेंगे, तब तक वो डिसोसिएट नहीं होगा। पहले आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? क्योंकि आपने तो पानी गर्म किया ही नहीं, आपने तो वाटर ले लिया, उसके अंदर सॉल्ट डाला और उसको आपने मिक्स कर दिया और वो मिक्स हो भी गया। तो आपने वो एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की? बच्चों, वो एनर्जी थी हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो है, जो सॉल्ट के पानी में जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी से ये डिसोसिएट होता है। मतलब दोनों में से क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए, तभी डिसोल्यूशन पॉसिबल होगा। मतलब स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हीट निकलनी चाहिए, जिसकी वजह से ये लैटिस ब्रेक होगा और आयंस बाहर निकलेंगे। तो इसका मतलब डिसॉल्व अगर किसी चीज को करवाना है तो उस केस में उस सब्सटेंस का हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, तभी जाके जो है वो ब्रेक होगा, आयन सेपरेट होंगे और वो इजीली डिसॉल्व हो पाएंगे वाटर के अंदर। तो मैं इसी चीज को यहां लिख रही हूं स्टूडेंट्स। फॉर डिसोल्यूशन of any substance, for dissolution of any substance, क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए? कौन सी एनर्जी बच्चों, कौन सी एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए? हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए, किससे? लैटिस एंथैल्पी से। ठीक है, लैटिस एनर्जी जो है वो उससे ज्यादा होनी चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तभी वो सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व करेगा, तभी जो वो है वो उसका डिसोल्यूशन होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखवाया है, ये कई बार एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि आप एक्सप्लेन करिए इस लाइन का मतलब क्या है।
तो आपको ये एग्जाम्पल दे करके और ये लाइनें लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहां पे। एंड कुछ स्टूडेंट्स अब मुझे बोलते हैं कि मैम विजिबल नहीं है बोर्ड पे क्या लिखा है, या मैम विजिबल नहीं है आप क्या लिख रहे हो, आपका फॉन्ट छोटा है। तो बच्चों रिजोल्यूशन इंक्रीज करें, रिजोल्यूशन इंक्रीज करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। बिकॉज मैं जब अपलोड करती हूँ तो मैं खुद भी चेक करती हूँ कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, एंड मैं इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ। तो जिस स्टूडेंट को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज अपना कनेक्शन चेक करें, वाईफाई चेक करें अपना कि कितना सिग्नल स्पीड आ रहा है, या फिर अपना आप रिजोल्यूशन इंक्रीज करें। रिजोल्यूशन का ऑप्शन नीचे वीडियो में आ जाता है, जब आप वीडियोस देख रहे होते हो तो वहां से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, जिससे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हाइड्रेशन एंड लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट। आगे मैं आपको बताती हूँ कुछ और पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स, एक्वस सॉल्वेंट तो आपको पता है क्या होता है, एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो बच्चों, पोलर सॉल्वेंट्स, एक्वस सॉल्वेंट तो वाटर होता है, एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं कि पोलर सॉल्वेंट क्या है। पोलर सॉल्वेंट बच्चों वो होते हैं जिनमें वाटर की तरह ही डाइपोल बनता हो, पोलैरिटी होती हो, लाइक दिस। तो ऐसे और कौन से सॉल्वेंट्स हैं बच्चों, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल SO2 है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है SO2 लिक्विड अमोनिया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है H2S। तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, लिक्विड H2S एंड लिक्विड अमोनिया, ये तीनों पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्वस सॉल्वेंट, पता लग गया आपको वाटर होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको दोबारा बता देती हूँ। पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, इसके अलावा कह सकते हो आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये भी जो है स्टूडेंट्स वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको इसकी लिस्ट बनवा दी है क्लियरली कि ये क्या होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ सब्सटेंस का क्या इम्पैक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है, आज उसी का सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम आते हैं फैक्टर नंबर 2, सेकंड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility, effect of temperature on solubility of solids in liquid, solids in liquid, ये है हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो टेम्परेचर राइज करने पे ज्यादा डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आप सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं तो आप सॉल्ट को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है, बट अगर आपने उस टेम्परेचर को राइज कर दिया, उस लिक्विड के टेम्परेचर को राइज किया, पानी को गर्म कर दिया, तो और ज्यादा सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाएगा जो पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं डिसॉल्व हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, बट हर केस में इंक्रीज नहीं करती है, कुछ केस में डिक्रीज भी करती है। तो अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर राइज करने का डिसॉल्व होने पर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के लिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ते हैं, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास, मैं इसमें डिवाइड कर देती हूँ। फर्स्ट कैटेगरी है बच्चों वो सॉल्यूशंस, वो सब्सटेंसेस जो हीट करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर
their solubility increases continuously. कॉन्टिन्यूअसली जो है उनका जो इंक्रीज हो जाता है, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, टेम्परेचर के साथ साथ राइज करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी कैटेगरी है जिसमें डिक्रीज होती है, मतलब कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग के लिए मैं साइन लगा रही हूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर solubility decreases continuously, मतलब उनकी जो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है वो टेम्परेचर राइज होने से कम हो जाती है। एंड नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पार्ट, जिसकी हम बात करेंगे, जिसमें टेम्परेचर राइज करने पर उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, मतलब कॉन्टिन्यूअसली उनका जो ग्राफ है वो एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर solubility does not decrease continuously ये नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तीन कैटेगरीज हो गई हैं हमारे पास। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन, कि कैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट हम ए पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका एग्जांपल है KCl NaNO3 सॉरी KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका टेम्परेचर राइज करने पर वो ज्यादा सॉल्युबल होते जाते हैं। तो बच्चों इनका ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ कैसा है, अगर मैं ग्राफ ले रही हूँ, सॉल्युबिलिटी ले रही हूँ एक एक्सिस पर और एक एक्सिस पर टेम्परेचर ले रही हूँ, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी की हमने यूनिट ली है ग्राम पर 100 ग्राम, ग्राम ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व होगा। तो बच्चों यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हो, सोडियम नाइट्रेट का ग्राफ जो है वो टेम्परेचर राइज करते करते सोडियम नाइट्रेट का ग्राफ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम नाइट्रेट का ग्राफ देख रहे हो, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंसेस हैं इनका ग्राफ जो है टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता ही है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका रीजन क्या है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट रिवर्सिबल सॉल्यूशन, मतलब इनका जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, मतलब कि ये दोनों जो रिएक्ट कर रहे हैं और मतलब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। तो हीट जब मिलेगी, हीट जब उसको दी जाएगी तो ये सॉल्यूशन बन जाएंगे। एंड अगर रिएक्शन में हमारे पास जो है वो हमने सॉलिड और सॉल्वेंट को ऐड कर दिया और टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन जो है सॉल्यूशन बनाने वाली, उसमें वो शिफ्ट हो जाएगा अपने आप। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया जाता है, साथ में ऐड कर दिया जाता है, तो हीट इंक्रीज करने पर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन उसमें ऐड हो जाती है, उसमें डायरेक्शन में चल देती है और रिएक्शन जो है मतलब सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका हमने एग्जांपल देखा कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ग्राफ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं सेकेंड कैटेगरी पे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली। मतलब अभी हमने पढ़ा था इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली, अब पढ़ते हैं डिक्रीज कॉन्टिन्यूअसली। तो ये किस तरह के सब्सटेंस होंगे इसका हम बात कर लेते हैं बच्चों। इसका एग्जाम्पल होगा सीरियम सल्फेट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है इसका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.H2 मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट।
ये दोनों सब्सटेंसेस जब पानी में डिसॉल्व करे जाते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करा जाता है बच्चों, तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है, लगातार कम होती जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे कर्व में देख रहे हो। क्या हो रहा है यहाँ पे, इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे हमने लिया है सीरियम सल्फेट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस केस में होता क्या बच्चों, देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड हम एक चीज यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि इनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, मतलब कि हीट रिलीज कर रहा है। तो अगर आप हीट रिलीज कर रहे हैं कोई प्रोसेस, उसको आप और हीट दे दोगे तो क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है मान लीजिए, और वहां पे सॉल्यूशन बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है। तो अगर वहां पे आप टेम्परेचर राइज कर दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल पड़ेगी, उल्टा हो जाएगी। तो ऐसा इस केस में बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली कम होती है, मतलब ये टेम्परेचर राइज करने पे डिसॉल्व नहीं होते बल्कि क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने दूसरी कैटेगरी के एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज डिक्रीज कॉन्टिन्यूअसली, मतलब लगातार इंक्रीज डिक्रीज कॉन्टिन्यूअसली नहीं होगी। तो इस केसेस में बच्चों हमारे पास द रीजन ये है कि डिफरेंट टाइम पे उनके जो आप कह सकते हो कि ये डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसका कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग या कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग ग्राफ नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स थर्ड कैटेगरी है हमारी ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज जो होता है वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं होता है, मतलब कि उनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट मतलब डायरेक्टली या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं करेगा, उसमें चेंजेस आएंगे। ऐसा होता क्यों है स्टूडेंट्स, का रीजन क्या है, इसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड 6 हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कन्वर्ट होता है CaCl2.4H2O में और उसके बाद और हीट करने पर CaCl2.2H2O में। तो इनकी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, या फिर मतलब हाइड्रेट टू मोर हाइड्रेटेड टू लेस हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। या मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रही हूं यहाँ पे, सोडियम सल्फेट का Na2SO4.10H2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस फॉर्म में। ये है हाइड्रेटेड फॉर्म और ये है एनहाइड्रस फॉर्म जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं बच्चों वो टेम्परेचर जो है अलग टेम्परेचर पे अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या कहेंगे, एक्चुअली ये जो सब्सटेंस है हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस इसको हम लिख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स 32.4 डिग्री सेल्सियस पे जो है इसका टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब कि ये इस टेम्परेचर पे दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। 32.4 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते ही ये एनहाइड्रस हो जाएगा, मतलब अबव दिस टेम्परेचर ये एनहाइड्रस हो जाएगा और बिलो दिस टेम्परेचर इट विल बिकम हाइड्रेटेड। ठीक है बच्चों, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्लियरली शो कर रहा है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में चेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कर्व है वो रेगुलर नहीं रहता है। जैसे आप यहाँ कर्व देख रहे हो, कैल्शियम क्लोराइड का ये कर्व है, फिर कैल्शियम क्लोराइड 4H2O का एंड देन 2H2O का, एंड इसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जो है उसका जो टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी है पहले तो इंक्रीज होता है, ठीक है, उसके बाद में 32.4 डिग्री सेल्सियस के बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एट सर्टेन टेम्परेचर्स दे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम यहां लिख लेते हैं इस चीज को,
होता है ये? बिकॉज एट सर्टेन टेम्परेचर they change from one polymorphic form to another. Polymorphic form to another. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म की बात कर रहे हैं कि वो चेंज हो गया, तो जिस टेम्परेचर पे चेंज हुआ उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसपे वो चेंज हो रहा है। एंड स्टूडेंट्स इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, उस केस में 32.4 डिग्री सेल्सियस इज द हाइड्रेटेड, जिसमें वो हाइड्रेट से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स को कंप्लीट कर लिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग को कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट पढ़ा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट की वजह से या सॉल्वेंट की वजह से कैसे सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। आज हमने पढ़ा है टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस स्टूडेंट को क्लियर हो गया हो, अच्छा लगा हो मैं पढ़ाया हुआ, मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एंड स्टूडेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's